बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एथिकल प्रैक्टिसेस का हमारा कोर्स जो चल रहा है उसका ये आखिरी लेसन है और आखिरी लेसन का पार्ट 2 है। इसके 3 पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। और चूँकि ये लंबा सेशन है इसलिए इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। और हम इससे पहले इसका पहला पार्ट देख चुके हैं और अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक क्विक ओवरव्यू अभी तक जो 10 लेसन हो चुके हुए हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ये तमाम जो लेसन्स थे हमने पिछले वीडियोस में इन तमाम लेसन्स को कवर किया। अब तक 10 लेसन्स जो हैं वो कवर हो चुके हुए हैं, वो ये इनकी तमाम डिटेल है। और ये जो 10वां सेशन 11वां सेशन है ये आखिरी है और इसका ये पार्ट 2 है ऑफ 3 पार्ट्स की सीरीज़ है ये वाले प्रोग्राम की, और इसका दूसरा पार्ट है। और इसमें हम एम्प्लॉयर्स की गाइड के हवाले से बात करेंगे कि जो 9 आस्पेक्ट पे हम एम्प्लॉयर्स को गाइड कर रहे हैं। हमने तमाम जो पिछले एरियाज़ हैं वो देख लिए, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, वर्क प्लेस लेंसेज के हिसाब से वो तमाम चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उनमें से बहुत सारी चीज़ें देख ली। और आखिर में अब हम गाइड लाइन के तौर पे चल रहे हैं कि जहाँ पे हम एम्प्लॉयर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें कि वो इन तमाम एथिकल प्रैक्टिसेस को किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूट्स में इंस्टिल कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है इसमें हम जो 3 चीज़ों पे बात करेंगे वो हैं पर्सनैलिटी एंड मूड्स, जॉब डिज़ाइन और टारगेट्स एंड अवार्ड्स, और किस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इनको हमने किस तरह से गाइडलाइंस क्या हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए किस तरह से हमने एथिकल वर्क प्लेस बनानी है अपनी। तो पहले हम पर्सनैलिटी और मूड्स को देखते हैं कि ये होती क्या है। सर्टन पर्सनैलिटी फैक्टर्स विच इंक्लूड एन individual's characteristics, pattern of thought, emotions and behaviors along with their psychological attributes can lead to unethical behavior. Therefore, understanding of personality traits of individual staff and building in measures to steer the likely courses of behavior will be इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन एथिकल प्रैक्टिस। तो जो लोगों के साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे उनके पर्सनैलिटीज़ और मूड्स बनते हैं, और उनको देख लेना और उनको जान लेना बड़ा ज़रूरी है एथिकल या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को जांचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज़ सच एज Machiavellism, psychopathy, narcissism can be risk for organization and can manifest in employees being manipulative, displaying impulsivity and lack of remorse and being cynical towards others. So ये जो बिहेवियर्स हैं ये चेक कर लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इनको जब आप चेक कर लेते हैं तो कोशिश ये हो सकती है कि आप अपनी जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड दैट व्हाइल पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्स relatively permanent aspects of an individual's psychology, there are factors influencing unethical behavior that we have no control over. Remember that people with these personality traits will not necessarily be unethical. इसकी जो दूसरी साइड है वो ये है कि ये जो पर्सनैलिटी बिहेवियर्स हैं, साइकोपैथी है, नार्सिसिज्म है, मैकियावेलिज्म है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी नहीं कि अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करें या इसकी वजह से लोग अनएथिकल बिहेवियर करें। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर प्ले कर सकते हैं अनएथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में शो करने के लिए। होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? कंपेटिटिव इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू सबोटाज और मिस रिप्रेजेंट वर्क। कंपेटिटिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल जिनका बहुत शौक़ होता है या उनकी एक अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या वो ओवर द ईयर्स उन्होंने इसी तरह से देखा होता है कि कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है। जब वो कंपटीशन की तरफ भाग रहे होते हैं कि मैंने उस सेल्स वाले से ज़्यादा सेल्स करनी है या उस कंपनी से मैंने ज़्यादा आगे जाना है, या मैंने अपनी ट्रेनिंग्स जो हैं ज़्यादा मशहूर करनी है, या मैंने अपना किया हुआ काम ज़्यादा लोगों के ऊपर लेके आना है, या मैंने अपनी जो एक्सेल की शीट बनाई है या रिपोर्ट बनाई है ये बाकियों से ज़्यादा बेहतर हो जाए, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ऊपर चला जाए बाकियों का डिपार्टमेंट। तो जो कंपटीशन जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है अनएथिकल बिहेवियर की। हाई लेवल्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म आर शोन
by self-focus and employees advancing their own interest with little concern for how their actions impact others। तो बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। Greed will be shown by someone making social comparisons which can motivate actions to increase their wealth एंड बाई ऑप्टिमाइजिंग रिजल्ट्स और आउटपुट्स ऑफ देयर बेनिफिट्स। ठीक है, जो एक लोगों में एक लालच की भी एक टेंडेंसी होती है कि फ़लाने के पास जो है वो इतनी बड़ी गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, या फ़लाने के पास ये चीज़ें हैं, या फ़लाने के पास ये वट एवर दी ग्रीड टू हैव मोर। फीलिंग्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, ये हमने पहले भी एक सेशन में बात की थी कि जो फैक्टर्स होते हैं बिहेवियर के, सोशल एक्सक्लूजन जहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन जिनको ज़्यादा फील हो कि वो अगर ये नहीं करेंगे तो सोशली एक्सक्लूड हो जाएंगे, जब वो ये फियर उनके अंदर होता है तो वो फिर ज़्यादा उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है ऐसी पर्सनैलिटीज़ के अंदर कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करें ताकि वो सोशली इंक्लूड रहें। हाई लेवल्स ऑफ इम्पल्सिविटी जो फ़ौरन से फ़ैसला कर लेते हैं, या एक चीज़ आई और उधर चले गए, या ये एक नया ट्रेंड आया तो उस तरफ चल पड़े, या नया ट्रेंड आया तो ये इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा है। ये पे पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये हर जगह पे होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे माशरे में नहीं, बल्कि हर जगह पे होती है। लोग इम्पल्सिव जो मूड होते हैं जिनके, उनका भी आपको ख्याल रखना है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उनके अंदर अनएथिकल चॉइसेस ज़्यादा होंगी। हाई लेवल्स ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म वेयर मॉरल प्रिंसिपल्स आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ठीक है, जहाँ पे मॉरल रिलेटिविज्म क्या है कि जहाँ पे जो उनकी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हैं कि इस हालात में हाँ चूँकि ये ऐसा हो गया, और उससे क्या निकलता है आगे चीज़, ब्लेम गेम और एक्सक्यूज़ेज ज़्यादा निकलते हैं कि क्योंकि ये हुआ था इस वजह से मैंने ये कर दिया, क्योंकि ये हुआ था इस वजह से मैंने। तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे पर्सनालिटी ऐसी कि इस माहौल में या इस एनवायरनमेंट में या इस सिचुएशन की वजह से मैंने ये किया, तो वहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर ज़्यादा हो रहे होते हैं। दोज हु विद हाई लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस में भी प्रोन टू पैसिवली फॉलो प्रेशर्स, तो वो लोग जिनकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा थी, जो ये जिनके अंदर ये होता है कि उन्होंने बहुत खुश रहना है, और वो एक ये भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके मूड्स होते हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा आप देखें कोई लोग, बड़ी अच्छी बात है खुश रहना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर एक और टेंडेंसी ये भी आ सकती है कि वो खुश होने की जो प्राइस है उनकी, वो अनएथिकल बिहेवियर भी हो सकता है कि वो अपनी जो खुशी है उसको इतना इंपॉर्टेंट रखते हैं कि वो नाखुश नहीं होना चाहते, वो किसी तरह से उदास नहीं होना चाहते, सैड नहीं होना चाहते। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उनको लगता है कि वो उनका जो एक इनबॉर्न उनकी पर्सनैलिटी है हैप्पीनेस की, वो ख़राब हो रही है, और जब ये ख़राब हो रही होती है तो वो इम्कान है कि वो अनएथिकल बिहेवियर भी शो करें टू मेंटेन अ लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन देम। डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कि हमने पहले जिक्र किया, मैकियावेलिज्म, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, मैनिपुलेशन, सेल्फ बेनिफिशियल बिहेवियर शोन बाय दोज हु टेक एंड एंड्स जस्टिफाई मीन्स अप्रोच के एंड तो अच्छा है ना कि वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो जब एंड अच्छा हो गया, एंड हो सकता है अच्छा ही हो, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो आपने बहुत सारी लोगों को गिरा के वहाँ तक पहुँचे, आप कामयाब हो गए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो गई, या आपने सेल्स एक जीत ली, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो आपने प्रोसेस को अप्लाई किया, दैट इज़ बेसिकली अनएथिकल। तो वो अगर प्रोसेस अनएथिकल है तो वो भी पूरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को जन्म देता है। बी वेयर व्हेन पर्सनैलिटी इज ओवरली एट्रीब्यूटेड एज अ कॉज ऑफ बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल अ लेट कोलीग बीइंग कंसिडर्ड एज टार्डी रादर देन फॉल्टिंग फैक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी एक पर्सनैलिटी, अब जब ये भी एक पर्सनैलिटी, हमारे अंदर भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जो एक पर्सनैलिटी, एक बंदा बेचारा लेट हो रहा है, हम उसको अब मूर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा उसका जो एक्शन है जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है उसको वो देखें और उसके ऊपर तवज्जो करें। तो ये हो रहा होता है। अब ब्लेम इज़ यूज टू रैशनलाइज अनएथिकल बिहेवियर, तो ब्लेम कुछ ब्लेमी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो हर वक्त ब्लेम करते रहते हैं या एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं, वो भी अपने अनएथिकल बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। Absence, lateness, staff exits, complaints, over budget project delivery or failure to deliver, underselling of products and service, sabotage or withdrawal can be signs of personality related matters. These may be caused by low self-esteem, stress or negative emotions such as anger, guilt, lack of job satisfaction or sense of
अनफेयरनेस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। द एक्सटेंट टू विच द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ बिहेवियर, सम पर्सनैलिटीज़ आर मोर प्रोन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। तो जो आपके जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मैकेनिज्म है उसके अंदर जब आपने बिहेवियर्स को लिखा हुआ है, वो जो बिहेवियर्स हैं वो अगर बहुत स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं और उन्हीं बिहेवियर्स की वजह से वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पर्टिकुलर वे में अपने एक अंदाज़े से बिहेव करते चले जाते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर्स जो हैं वो कंपनी जो है वो प्रमोट करती है। अब ये कंपनी का काम है कि उन बिहेवियर्स, वो कैसे बिहेवियर्स हैं उनके अंदर थिंक थ्रू करे कि वो बिहेवियर्स क्या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैं या नहीं है, अगर वो कंपनी उनको प्रमोट करना चाह रही है। टेम्प्रेरी एथिकल ब्लाइंडनेस, ये भी एक बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है कि टेम्प्रेरी एथिकल ब्लाइंडनेस हो जाती है। अ सबकॉन्शियस स्टेट इन विच अ पर्सन इज़ अनएबल टू सी द एथिकल डायमेंशंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। सो वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बड़े एथिकल हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एथिकल है, लोग बड़े एथिकल हैं, लेकिन एथिकल ब्लाइंडनेस हो जाती है ऑन सर्टन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मैटर, किसी एक ख़ास काम के ऊपर वो कहते हैं कि नहीं यार चलो चलने दो, ऐसे ही होता है, खैर है कोई बात नहीं। या दूसरा ये कि एथिकल ब्लाइंडनेस किस चीज़ को रेफ़र कर रही है कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये एथिकल है या नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिकल ब्लाइंडनेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमने पहले सेशंस बहुत सारे किए, शुरू के पहला सेशन ही था जिसमें हमने एथिकल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था और डेफिनेशन उनकी की थी। उसके अंदर हमने बहुत सारे मिथ्स को भी सामने रखा था कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लग रहा होता है कि एथिकल है लेकिन अनएथिकल होती हैं, बिकॉज ऑफ आर मिसअंडरस्टैंडिंग और lack of understanding about the ethical practices. Moral disengagement, self-justification that unethical behavior is less immoral by minimizing or ignoring the consequences and blaming victims. This is indicated by the passive state, cynicism or complacency and identified through reviewing projects, error और complaints. तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती हैं। अब इसमें करना क्या है आपने? पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग एक यूज़ की जा सकती है कि लोगों को पहले आप पर्सनैलिटी जो आपके ये पर्सनैलिटीज़ को जानने के लिए, मूड्स को जानने के लिए पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग की जाए। डिस्क का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो MBTI का प्रोसेस है उससे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़, उसमें बहुत डेप्थ है पर्सनैलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और बिग 5 का जो एक मैकेनिज़्म है उससे आप बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को जान सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। कंसिडर पर्सनैलिटी इज़ अ फीचर ऑफ वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वेदर इट हाईलाइट्स अ ट्रेनिंग नीड टू बी टू द इंडिविजुअल्स। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। यूज़ लाइन मैनेजर्स एंड वर्क फोर्स ट्रेनिंग टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड मूड एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑफ सम पर्सनैलिटीज़। प्रोवाइड अनकॉन्शियस बायस ट्रेनिंग, ठीक है। फैसिलिटेट रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस टू एग्जामिन वेयर बायस अपीयर्स इन वर्क and decision making. Develop empathy in the workforce, especially in the line managers and leaders. Then develop proactive use of customer feedback, including customer-led websites. Foster enthusiasm and sense of responsibility to overcome negative external locus of control. The degree to which people believe that they have control over the outcomes of events. So नेगेटिव एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है उसको मिनिमाइज किया करना चाहिए। रिड्यूस इम्पल्सिवनेस बाय डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स। तो इम्पल्सिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन में इम्पल्सिवनेस और इंडिविजुअल लेवल पे भी इम्पल्सिवनेस को कम किया जाए। और वो कैसे कम हो सकती है कि आपका डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म या डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन में कायम हो कि ये चीज़ें होंगी तो फिर डिसीजन आप बनाएं। क्योंकि इंपल्सिवनेस होती क्या है कि इमीडिएटली आप डिसीजन बना लेते हैं। आपने कोई चीज़ देखी, आपने कहा ओ वाह वाह, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या इसको सेल कर दो, या इसको ले लो, या इसको हायर कर लो। ये सारे प्रोसेसेस इंपल्सिव होते हैं। ये सारी चीज़ें एक्शन इंपल्सिव हैं। अगर इनको आपने ख़त्म करना है तो डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो इंपल्सिवनेस के बंदा यार बड़ा अच्छा लगा, इसको हायर कर लो। क्यों हायर कर लो? वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अगर आपका सही होगा कि आप नहीं भाई ये 2-4 स्टेप्स हैं, इनसे गुजरेगा तो फिर हम हायर करेंगे, तो वो वहाँ पे इंपल्सिविटी कम हो जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, HR के लोगों का काम है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज पर्सनैलिटी असेसमेंट इन सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग। पर्सनैलिटी असेसमेंट सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग में भी करती हैं। गो के इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं और ये अगेंस्ट ही है इसका। इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट to not recruit someone because they had personality traits associated with unethical behavior, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी जो परफॉर्मा है या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, ये लार्जली इनअप्रोप्रिएट है टू मेक दी हायरिंग डिसीजंस।
क्योंकि बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो हैं ये उस वक़्त किसी इंसान ने या किसी जो टेस्ट देने वाला है उसने वो ट्रेट शो किया, बट दैट ट्रेट इज़ नॉट इन हिम रेगुलरली, दैट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन, लेकिन वो नहीं है। तो इसकी वजह से आपका डिसीजन मेकिंग भी गलत हो सकता है। तो पर्सनैलिटी जो असेसमेंट क्राइटेरियाज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग फॉर हायरिंग के लिए इस्तेमाल करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जॉब डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो गाइडलाइन है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि अपनी जॉब डिज़ाइन को बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। जॉब डिज़ाइन क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ जॉब्स जो हैं वो किस तरह से डिज़ाइन हुई हुई होती हैं, जिस तरह से वो डिज़ाइन हुई हुई हैं उस तरह से उनकी जॉब्स के अंदर एथिकल या अनएथिकल बिहेवियर का मादा ज़्यादा होता है। इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क विल पुट मोर प्रेशर ऑन पीपल प्रोफेशनल्स टू अप्लाई ethical principle to job design, especially as they will have less control over how people want to work and contributions they choose to make in an organization. How an employee perceives their role can result in them feeling interested, engaged, accountable, and valued. Or the opposite could be the case, and they could feel under pressure, disengaged, frustrated, or lack of responsibility. Job design can inadvertently influence unethical behavior. If a role is too repetitive or monotonous, there could lead to ignoring mistakes. ठीक है, तो वो unethical behavior की तरफ चला जाता है. It is therefore vital for organizations to pay attention to how work is designed and carried out by the workforce. क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोनोटोनस रोल्स जो हैं वो इस तरफ निशानदेही करते हैं कि लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ चले जाएंगे. Researchers carried out an experiment giving participants either a low or high variety task followed by an activity where they had the opportunity to cheat. They found that those who carried out the low variety task were more likely to cheat, suggesting that the deliberate thinking leads to greater compliance with rules. ठीक है, deliberate कि उनको बार बार वो एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, बार बार एक ओवर द ईयर्स. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि साल हर साल से एक ही पोजीशन पे हैं या एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, उनको देखने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि वो ऑटो पायलट पे जा चुके हुए हैं. उनके लिए कोई अब एथिकल और अनएथिकल की डिवाइड जो है वो बहुत कम हो चुकी है. तो मोनोटोनस रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिज़ाइन के अंदर मोनोटोनस रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस are tantamount to bringing unethical behavior in the organization. Highly pressurized roles, ये बड़े unethical behavior की तरफ चले जाते हैं. Where individuals वर्क इन आइसोलेशन और रिमोटली, कुछ ऐसे लोग जो कि आइसोलेशन में काम कर रहे हैं या रिमोट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, उनके पास उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो भी हो जाते हैं अनएथिकल बिहेवियर की तरफ. रोल्स वेयर इंडिविजुअल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन, फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस डिसीजन टू इम्पोज अ यूनिफॉर्म ऑन रिटेल स्टाफ विदाउट कंसल्टेशन. तो ऐसे जगह जहाँ पे लोगों का जो ओपिनियन है वो डिसीजन मेकिंग में या ऐसे डिसीजन में जिससे वो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसमें शामिल नहीं किया गया, तो वहाँ पे ऐसे लोगों में अनएथिकल बिहेवियर की चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब इसमें करना क्या चाहिए? वेयर पॉसिबल डिज़ाइन जॉब्स दैट आर मीनिंगफुल, इंटरेस्टेड एंड स्ट्रेचिंग, प्रोवाइड stimulation and learning opportunities and ensure workload is manageable. Understand the risk of factors related to different types of job to inform where to target interventions on unethical behavior. तीसरा क्या है? Ensure each role has an element of deliberate thinking to relieve monotony or prolonged periods of repetitive work. Self-explanatory है. Ensure that those who work in isolation or remotely have accessible ways to gain feedback on their decisions and seek advice on workplace issues, right? Ensure well-being, the physical, emotional, social, spiritual and intellectual needs of the employee is a priority by providing safe working practices, an inclusive working environment, effective people management, an element of autonomy to reach one's decision and so on. So ये तमाम factors वो हैं जो कि आपको help करते हैं. Protect work-life balance, begin to adapt to the mindset that every role should be open to flexible working, preview your confidentiality clauses. If used in conjunction with contracts assignment, it should protect your organization but not to the detriment of your workforce. Confidentiality is implicitly protected in law, but some organizations still take steps to make these terms explicitly understood. However, a confidentiality clause cannot remove a person's statutory employment rights to whistleblowing or override anti-discrimination law. So,
ये जो जॉब डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें हैं, ये भी एचआर का रोल है, डिपार्टमेंट्स का रोल है, एचआर जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनका रोल है कि वो जॉब डिज़ाइन किस तरह से करें। और ये 8 पॉइंट्स जो उसको बताएं कि इस तरह से जॉब डिज़ाइन अगर वो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम होगी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। छठा और इस सेशन का हमारा आखिरी जो काम है वो टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स हैं। ये गाइडलाइन है कि अगर आप टारगेट्स और रिवॉर्ड्स, बेसिकली ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जितने अच्छे टारगेट्स और रिवॉर्ड्स का आपका मैकेनिज़्म होगा, जिस तरह से ये डिज़ाइन किया जाएगा, उस तरह से एथिकल प्रैक्टिसेस या अनएथिकल प्रैक्टिसेस के प्रमोट होने का कंपनी में अंदेशा है। Hard to reach and short-term goals can put pressure, undue pressure on employees, which can increase the risk of unethical behavior. ठीक है, तो ऐसे जो टारगेट्स हैं जो कि अनरीचेबल होते हैं या जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो अनएथिकल बिहेवियर को परवान चढ़ाते हैं। Unachievable targets and goals can cause disengagement if not met, increase the bar each time a target or goal has been met. An employer could argue that this is representative of marketing. However, this practice is perceived by workforce matters. By the workforce matters के ऐसी चीज़ें आपने एक टारगेट अचीव किया, अगली दफ़ा और ऊपर। हाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑन दी अदर हैंड हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छी भी होती हैं और अच्छे तरीके से भी की जा सकती हैं। अब करने का तरीका डिपेंड करता है। हमने जैसे प्रोफेशनलिज्म में देखा कि इट इज़ नॉट व्हाट यू नो, ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि आपको जो जानते होंगे, बट व्हेन यू डू इट and how you do it, that is professionalism, that is ethical professionalism, that is basically a determinant of how you in an organization is bringing an ethical practice into the organization और किस तरह से आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। यूज़ ऑफ सेल्स इंसेंटिव प्लान्स एंड डिलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ नीड, सिप्स आर एक्सटेंसिवली यूज थ्रू आउट द प्राइवेट सेक्टर। SIPs बहुत ज़्यादा होते हैं इस्तेमाल। द प्रेजेंस ऑफ से एंड डू गैप, ये हमने शुरू के सेशंस में देखा कि कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। जब ये होता है तो बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेट्स पीपल आर योर ग्रेट एसेट्स, ठीक है, ये हम कहते हैं, बट यू पे अंडर मार्केट रेट। जब आप मार्केट रेट से कम पे करेंगे तो लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो अपना जो एक नॉर्मल का तरीक़ाकार है वो चलाएं या वो ब्लेम गेम करें। पीपल आर रिवॉर्डेड फॉर द रॉन्ग बिहेवियर, ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ है, ये हमने बड़ी पीछे उसमें डिस्कस की। और ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि लोगों को रॉन्ग बिहेवियर की वजह से उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, रिवॉर्ड भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता कि सही बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो ये पता करा लेना ये बड़ा ज़रूरी है कि ये हमारे सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं जो कि अप्रिशिएट होंगे और ये नहीं होंगे, ठीक है। करना ये भी हो रहा है। रादर दैन यूज स्टैंडर्ड डिसिप्लिनरी एक्शंस टू रीअलाइन इंडिविजुअल्स हु स्टेप आउट ऑफ लाइन, सेटलमेंट एग्रीमेंट्स आर यूज्ड टू डिसमिस इंडिविजुअल्स इंस्टेड। दिस सेंड्स द ब्रॉडर मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्कफोर्स, मिसबिहेव एंड यू विल बी पेड लीव ऑफ, ठीक है। कि अगर कोई मिसबिहेवियर किया है किसी ने तो उसको जो उसको कोई रेप्रीमांड किस तरह से किया जाता है कि छुट्टी दे दी, उसको कुछ अर्से के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो वो नौकरी तो नहीं उसकी गई, बहुत उसकी ख़राबी तो नहीं हुई उसके अंदर। तो वो चीज़ें जो हैं ये भी अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर रही होती हैं। वाइडर जेंडर गैप, जेंडर पे गैप डिफरेंशियल्स, इफ़ आफ्टर एन ऑडिट has been carried out, there is a wide gap. This may reflect past biases in decision making and recruiting unless objectively justified. There is no recognition for values and competency. Role modeling, a do whatever it takes attitude is present. जो एक इशू है गो गेटर एटीट्यूड का, ये मैंने कुछ जगहों पे पहले भी डिस्कस भी किया और लोग बहुत इसके ओर बात करते हैं कि गो गेटर एटीट्यूड चाहिए, हमें गो गेटर एटीट्यूड चाहिए, गो गेटर एटीट्यूड चाहिए। जब गो गेटर एटीट्यूड होगा तो वो गो गेटर एटीट्यूड के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि डू वट एवर इट टेक्स, डू वट एवर इट टेक्स, गो गेटर एटीट्यूड, जस्ट गो एंड गेट इट। दिस इज़ अ बिहेवियर विच इज़ a precursor towards unethical practices in the organization. The other side of this, हम आगे भी देखेंगे, लेकिन the other side of this go-getter attitude का is a go-giver attitude. So organizations gradually have to work towards, हमारी overall practices जो हैं organization के अंदर, they need to gradually move towards from go-getter to go-giver. When you the go-giver,
सो देयर इज़ अ चांस दैट अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो रुक सकती हैं। इट इज़ अ टोटल न्यू सब्जेक्ट, गो गिवर इज़ अ टोटल न्यू सब्जेक्ट। ये छोटी सी जगह पे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको हम किसी और मौके पे किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर पे एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर कैन लीड टू पे स्पेकुलेशन एंड फीलिंग्स ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें करना क्या है आपने, इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स आर रियलिस्टिक, बड़ी नॉर्मल सी बात है। नंबर 2 है अवॉइड पिटिंग द वर्कफोर्स अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे के अगेंस्ट अगर आप पिट करना शुरू कर देंगे उनको तो बहुत मुमकिन है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस लोग आपस में करना शुरू कर दें। लुक एट द एविडेंस अराउंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एंड लिंक दैट टू पे। एविडेंस देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कौन सी एविडेंसेस आपको लोगों के अंदर मिलती हैं कि जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे की है और डेवलपमेंट अपनी बहुत ज़्यादा की है। जब उनको आप पे के साथ लिंक करेंगे तो लोग ethical means अप्लाई करेंगे to get their pay raise or get the bonuses other than getting into unhealthy competitions, unhealthy practices, unethical practice to get their pay raise. Consider how bonuses are dispersed. A team bonus will encourage team performance, whereas individual bonus could encourage Machiavellian behavior, hiding information from others for self-interest or to hinder another's progress. Review your reward strategy and regular benchmark salaries in the open market. उसके अलावा clearly defined performance measures and management as well as the consequences when individuals steps out of line, no matter what little they may hold. Ensure you have a clear, explicit and consistent policy in place for pay increase, how they are awarded and what behavior deserves such awards. एक बड़ी मज़े की बात है, बड़ी लॉन्ग डिबेटेड बात है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर ट्राई भी करती रहती हैं कि आपका जो पे प्रैक्टिसेस हैं, जो बोनसेस प्रैक्टिसेस हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट, दे शुड बी एक्सप्लिसिट, दे शुड बी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ताकि और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं क्लियर इन चीज़ों को करती, उसकी एक बड़ी नॉर्मल सी वजह है। एक तो खैर बड़ी वजह ऑफकोर्स ये है कि अनएथिकल बिहेवियर शो करना होता है उन्होंने और ट्रांसपेरेंसी उन्होंने नहीं रखनी होती। दूसरी ये होती है कि कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ठीक है ना। जो HR के लोग हैं और जो CEOs हैं, जो वो एक अपने हाथ में कुछ ना कुछ पावर रखना चाहते हैं कि जब उनको मौका मिले तो किसी ऐसे बंदे को हायर कर सके जो उनका पसंदीदा है, जब उनको मौका मिले तो किसी ऐसे बंदे को प्रमोट कर सके जो उनका पसंदीदा है, जो उसको सैलरी ज़्यादा दे सके जो उनका पसंदीदा। तो ये एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स का बहुत बड़ा मैटर है। Corporate governance is needed to improve CEOs' pay transparency and ensure board recognizes their broader responsibility towards the workforce when decisions on executive pay and business. Recognize excellence and uphold values via workforce nominated awards. तो ये आखिरी उसका सीन था। So thank you very much। ये हमारा पार्ट, ये आखिरी लेसन का सेकंड पार्ट था और इसमें हमने 3 मेजर एरियाज़ को डिस्कस किया। बड़े मज़े के थे। पर्सनैलिटी एंड मूड्स होते हैं, जॉब डिज़ाइन और टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स, उनके हवाले से किस तरह से एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनको आप अच्छे तरीके से अपना के किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर सकते हैं और एथिकल प्रैक्टिस को लेके आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुनने का। खुदा हाफ़िज़।